हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी का 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट 60 क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि दोस्तों आपकी अभी दोस्तों कल परसों ही महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का एग्जाम था, वहाँ का एक पेपर है। और एक पेपर सुहेल देव यूनिवर्सिटी का है और एक पेपर मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी का है। तो जिसमें से मुझे जो बहुत इंपॉर्टेंट लगा उसमें से मैं 20 क्वेश्चन ले लिया हूँ 30 में से। चलिए देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव क्या होता है? तो आप लोग सूक्ष्म जीव विज्ञान की परिभाषा भी जानते हैं, उसको भी लिख सकते हैं इसकी जगह पर। लेकिन आप लोग सूक्ष्म जीव क्या होता है उसको देख लीजिए। तो सूक्ष्म जीव क्या होता है? वह जीव जिसे हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है, उसी को सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। चलिए देखते हैं। वे जीव जिन्हें मनुष्य अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकता तथा जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है, उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे जीवाणु, आर्किया, कवक, शैवाल आदि। इन सभी को देखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? सूक्ष्मदर्शी की। तो दोस्तों यही सूक्ष्म जीव हो गया। वह जीव जिन्हें मनुष्य अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकता, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है, उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अगला है दोस्तों, केमो ऑटोट्रॉफी, जिसे कहते हैं स्वपोषित, रासायनिक स्वपोषित जिसे कहते हैं। तो ऐसे जीव जो इलेक्ट्रॉन दाताओं के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, उसे केमो ऑटोट्रॉफी कहते हैं। ऐसा जीव जो इलेक्ट्रॉन दाता के ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा, ऑक्सीकरण जब होता है तो उससे ऊर्जा प्राप्त करता है, तो उसी को रासायनिक स्वपोषी कहते हैं। फिर सुनिएगा, ऐसे जीव जो इलेक्ट्रॉन दाताओं के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, उसे रासायनिक स्वपोषी कहते हैं। आगे माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा माइक्रोराइजा को क्या कहते हैं दोस्तों? माइक्रोराइजा क्या होता है? कवक का पौधे की जड़ों के साथ सहजीवन को कवक मूल या माइक्रोराइजा कहते हैं। सिम्बियोसिस मैंने आप लोग बताया। सहजीवन क्या होता है? सहजीवन क्या होता है अभी मैं आगे ही आप लोग बताऊंगा। सहजीवन में दो लोग आपस में मिलकर ऐसा कार्य करते हैं जिससे दोनों को लाभ होता है, तो उसी को सहजीवन कहते हैं। तो कवक का पौधे की जड़ों के साथ सहजीवन, कवक का जो पौधा होता है वह उसकी जड़ के साथ सहजीवन करता है, जिससे उसकी जड़ को भी फायदा होता है, उसके पौधे को भी फायदा होता है। तो जिसे दोस्तों कवक मूल या माइक्रोराइजा कहते हैं। तो कवक का पौधे की जड़ों के साथ सहजीवन को कवक मूल या माइक्रोराइजा कहते हैं। इस प्रक्रिया में कवक भूमि से अवशोषित पोषक तत्व परपोषी को देता है और बदले में परपोषी से पोषण प्राप्त करता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों का लाभ हो रहा है। इसकी जो जड़ है उसका भी लाभ हो रहा है, इसके जो दोस्तों पौधा है उसका भी लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें देखिए, इस प्रक्रिया में जो कवक है वह भूमि से अवशोषित पोषक तत्व परपोषी को देता है और बदले में परपोषी से क्या क्या प्राप्त करता है? पोषण प्राप्त करता है। तो दोस्तों यही माइक्रोराइजा है। फिर से माइक्रोराइजा देखिएगा। माइक्रोराइजा क्या होता है? कवक का पौधे की जड़ों के साथ सहजीवन को कवक, माइक्रोराइजा को कवक मूल भी कहते हैं। तो कवक का पौधे की जड़ों के साथ सहजीवन को कवक मूल या माइक्रोराइजा कहते हैं। इस प्रक्रिया में कवक भूमि से अवशोषित पोषक तत्व परपोषी को देता है और बदले में परपोषी से पोषण प्राप्त करता है। तो ये हो गया माइक्रोराइजा। आगे चलते हैं। राइजोस्फीयर। राइजोस्फीयर क्या होता है? राइजोस्फीयर को मूल परिवेश कहते हैं हिंदी में। तो राइजोस्फीयर जो होता है वो मिट्टी के उस छोटे क्षेत्र को कहते हैं या उस छोटे भाग को कहते हैं जो पौधे की जड़ से निकलने वाली द्रव्य तथा उससे संबंधित सूक्ष्म जीव से सीधे प्रभावित होती है। राइजोस्फीयर या मूल परिवेश मिट्टी के उस छोटे भाग को कहते हैं जो पौधे की जड़ से निकलने वाली द्रव्य तथा उससे संबंधित सूक्ष्मजीव से सीधे प्रभावित होता है। तो दोस्तों यह था राइजोस्फीयर। आगे है एग्रीकल्चर वेस्ट। एग्रीकल्चर वेस्ट क्या होता है? दोस्तों कृषि अपशिष्ट वे अपशिष्ट हैं जिनका जैविक कारकों द्वारा अपघटन हो पाता है। मतलब दोस्तों जो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, जैसे हमारे घर की सब्जियां हो गई और हमारे दोस्तों पौधा होता है, कोई भी पौधा, जैसे मान लीजिए गेहूं का जो पौधा है उसको हम लोग पूरा यूज में ले लेते हैं, तो उसमें कुछ एग्रीकल्चर वेस्ट नहीं बच रहा है। उसका जो नीचे का दोस्तों काटने के बाद बचता है वही एग्रीकल्चर वेस्ट बच रहा है। लेकिन वह क्या हुआ, जैविक कारकों द्वारा नष्ट हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा। तो दोस्तों वही होता है क्या? एग्रीकल्चर वेस्ट। जैसे मान लीजिए हमारा ककड़ी का पौधा है, ककड़ी के पौधे में दोस्तों जब तक ककड़ी हम लोगों को दे रहा है तब तक तो पौधा ठीक है। उसके बाद जब ककड़ी नहीं देता है, सूखने लगता है, दोस्तों जो वही सूखता है तो ये एग्रीकल्चर वेस्ट बन जाता है। जिससे क्या होता है, जिससे जो सूक्ष्म जीव होते हैं
वो क्या करते हैं, वो अपघटित करके मिट्टी में मिला देते हैं। तो यही दोस्तों एग्रीकल्चर वेस्ट होता है। तो कृषि अपशिष्ट वे अपशिष्ट होते हैं जिनका जैविक कारकों द्वारा अपघटन हो जाता है, तो दोस्तों उसे जैव निम्नीकरण भी कहते हैं। जैव निम्नीकरण या एग्रीकल्चर वेस्ट भी कहते हैं। अजैव निम्नीकरण क्या होता है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों द्वारा अपघटित नहीं हो पाते हैं उन्हें अजैव निम्नीकरण कहते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया दोस्तों, यह क्या होगा, यह जैव कारकों द्वारा अपघटित नहीं होगा, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृदा में अपघटित नहीं होगा। तो दोस्तों यह था जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण क्या होता है, यह जैविक कारकों द्वारा अपघटित हो जाता है, और अजैव निम्नीकरण जैविक कारकों द्वारा अपघटित नहीं हो पाता है। आगे चलते हैं। सिम्बायोटिक सहजीवित, तो सहजीवन क्या होता है, सहजीवन दो प्राणियों के मध्य या दो प्राणियों में पारस्परिक लाभजनक आंतरिक साझेदारी होती है। सहजीवन जो होता है वह दो प्राणी के मध्य पारस्परिक लाभजनक आंतरिक साझेदारी होती है। यह सहभागिता के दो पौधे में हो सकता है, या पौधे और जंतुओं के बीच, या पारस्परिक संबंध में हो सकता है। सहभागिता दोस्तों जो है सहजीवन या दो पौधे या दो जंतुओं के बीच, या पौधे और जंतु के पारस्परिक संबंध में भी हो सकता है। तो दोस्तों सहजीवन का मतलब होता है कि जिसमें दोनों का लाभ हो। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले एक एग्जांपल दिया माइकोराइजा में, कि क्या होता था कि इसमें जो कवक है वह भूमि से पोषक तत्वों को अवशोषित करके परपोषी को देता है, और बदले में परपोषी से क्या प्राप्त करता है, पोषण प्राप्त करता है। तो वही सहजीविता होता है जिसमें दोनों का लाभ होता है। जैसे दोस्तों आपने एक, या दोस्तों मनुष्य और इंसान में भी हो, मनुष्य और जानवर में हो सकता है, पेड़ पौधे में हो सकता है, जानवर और पशु में हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए पशु में दोस्तों आपने अपने खेत में घास बोया है, तो घास ने कोई और फसल बोया है, जैसे मान लीजिए बाजरे की खेती की है, बाजरा लाएंगे काट के पशु को खिलाएंगे, पशु जो खा के उससे गोबर देगा और दूध देगा तो मनुष्य को फायदा होगा। गोबर देगा तो उस जहां से काट के आ रहा है यदि उस खेत में डालेंगे तो उसमें भी खाद बढ़ेगा। तो दोस्तों इससे दोनों को लाभ हो रहा है, तो यही सहजीवन है। सहजीवन का मतलब होता है दोनों लोगों का पारस्परिक आपस में साझेदारी जिससे दोनों लोगों को लाभ हो। आगे एल्गी। एल्गी क्या होता है, पादप जगत का सबसे सरल जलीय जीव होता है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करता है। एल्गी जो होता है वह पादप जगत का सबसे सरल जलीय जीव होता है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करता है। शैवाल प्रायः हरित लवक युक्त संवहन ऊतक रहित स्वयंपोषी होता है। इसका शरीर थाइलॉइड होता है। जो एल्गी होता है यह हरित लवक युक्त होता है, इसमें हरित लवक पाया जाता है, संवहन ऊतक रहित होता है, इसमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है, स्वपोषी होता है, इसका शरीर थाइलॉइड होता है। तो यह तो दोस्तों एल्गी। आगे चलते हैं। बैक्टीरिया, कहीं ना कहीं आप लोगों को आज के एग्जाम में जरूर बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। तो बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया एक सूक्ष्म कोशिकीय दृढ़ भित्ति वाला पर्णहरित रहित असीम केंद्र की जीव होता है जिसमें केंद्र की पदार्थ केंद्र की झिल्ली द्वारा घिरा नहीं होता, उसी को बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया एक सूक्ष्म जीव होता है जो एक कोश की दृढ़ भित्ति वाला होता है जिसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता, इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। यह असीम केंद्र की जीव होता है जिसमें केंद्र की पदार्थ जो होता है, जो केंद्र के अंदर पदार्थ होता है वह क्या होता है, वह केंद्र की झिल्ली द्वारा घिरा हुआ नहीं होता है, तो उसी को बैक्टीरिया कहते हैं। जीवाणु सूक्ष्म एक कोश की दृढ़ भित्ति वाला पर्णहरित रहित असीम केंद्र की जीव होता है जिनमें केंद्र की पदार्थ केंद्र की झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते हैं। आगे दोस्तों अमोनिफिकेशन, अमोनीकरण। अमोनीकरण क्या होता है मैं आप लोगों को पहले एक शब्द में बता दूं कि दोस्तों जब दोस्तों क्या होता है अमोनिया के टूटने से, सॉरी, जब नाइट्रोजन यौगिक अमोनिया में टूटता है तो इसी प्रक्रिया को अमोनीकरण कहा जाता है। तो मैं यहाँ पूरा विस्तार से आप लोग बता दे रहा हूँ कि कैसे क्या होता है। इसमें नाइट्रोजन साइकिल में भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल यदि आप लोग समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, यहाँ से भी नाइट्रोजन साइकिल कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं अमोनिफिकेशन। पौधे सीधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उपयोग करने में सक्षम नहीं होते हैं। जो पौधे होते हैं सबको पता होगा कि सीधे नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ऐसे रूपों में परिवर्तित करने में मदद करते हैं जिनके द्वारा पौधा उपयोग कर सके, जैसे नाइट्राइट और नाइट्रेट बदलकर पौधे पौधे अरे सॉरी जो बैक्टीरिया होते हैं वह पौधे को यूज करने लायक बना देते हैं नाइट्रोजन को। उसके बाद क्या होता है, पौधे अपनी जड़ के माध्यम से
मिट्टी से नाइट्रेट प्राप्त करते हैं तथा उन्हें प्रोटीन में बदल देते हैं। पौधे क्या करते हैं, नाइट्रेट को प्रोटीन में बदल देते हैं। जब जीव इन पौधों को प्रोटीन के रूप में खाता है तो प्रोटीन उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो पहले क्या हुआ, पहले दोस्तों जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको सीधे पेड़ पौधे को ग्रहण नहीं कर सकते। उसके बाद कुछ बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ने क्या किया, उसको नाइट्राइट एवं नाइट्रोजन परिवर्तित कर दिया। उसके बाद पौधे उसे मिट्टी के द्वारा नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, उसे प्रोटीन के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। फिर जीव जंतु उसे खाते हैं, खाने के बाद उनके शरीर में प्रोटीन जो है प्रवेश करता है। उसके बाद क्या होता है आगे चलिए देखते हैं। फिर बाद में जब ये जानवर मर जाते हैं तो उनके शरीर के अंदर मौजूद नाइट्रोजन यौगिक अमोनिया में टूट जाते हैं और इसी प्रक्रिया को अमोनिफिकेशन कहते हैं। जब ये जानवर मर जाते हैं जिसने प्रोटीन खाया है तो जो प्रोटीन उनके शरीर में मौजूद है वह नाइट्रोजन यौगिक जो उनके शरीर में मौजूद है वह अमोनिया के रूप में टूट जाता है और इसी प्रक्रिया को अमोनिफिकेशन कहते हैं। आगे चलते हैं, देखिए हम माइक्रोबियल वर्ल्ड। माइक्रोबियल वर्ल्ड क्या होता है दोस्तों, बहुत आसान है लेकिन आप लोग इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, इसकी वजह से मैं बता दिया। आप लोग जैसे मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताया वही चीज होता है दोस्तों। जैसे विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव, जितने भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं वो सब दोस्तों माइक्रोबियल वर्ल्ड के अंतर्गत आते हैं। उनका एक अलग से ही दुनिया होती है, अलग ही संसार है उनका। तो विभिन्न सूक्ष्म जीव जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते और जिसमें दोस्तों जो अनेक प्रकार के होते हैं उन्हीं को माइक्रोबियल वर्ल्ड कहते हैं। उनकी दोस्तों परिवार, उनका दुनिया ही अलग होता है माइक्रोबियल वर्ल्ड का। तो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव जिन्हें अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते उसे माइक्रोबियल वर्ल्ड कहते हैं। जब एक साथ होते हैं तब दोस्तों। प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका वे कोशिका होती है जिनमें केंद्रक कला नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला नहीं होता है, केंद्रक असंगठित होता है जिससे केंद्रक पदार्थ जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्य जालिका, गाल्जी काज तथा अन्य कलामय रचनाओं का अभाव होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक कोशिका वह कोशिका होती है जिसमें केंद्रक कला नहीं होता है और केंद्रक असंगठित रहता है जिससे केंद्र की पदार्थ जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, अंतर्द्रव्य जालिका, गाल्जिका और अन्य कलामय रचनाओं का अभाव होता है। तो ये सब दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती। जैसे विषाणु, जीवाणु, अभी मैंने सारी जीवाणु के बारे में बताया कि यह एक केंद्रीय होता है, सब कुछ मैंने भी बताया था। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होगी, प्रोकैरियोटिक कोशिका वह कोशिका होती है जिसमें केंद्रक कला नहीं होता है, केंद्रक असंगठित होता है जिससे केंद्रक पदार्थ जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, अंतर्द्रव्य जालिका, गाल्जिका तथा अन्य कलामय रचनाओं का अभाव होता है। आगे चलते हैं, देखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। अब यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सुविकसित तथा सुव्यवस्थित केंद्रक और कोशिकांग होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या था कि कोशिका नहीं होती है और केंद्रक कला भी नहीं होता है, केंद्रक जो था वह भी असंगठित था। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है, इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में सुव्यवस्थित एवं सुविकसित और सुव्यवस्थित केंद्रक और कोशिकांग होते हैं। इसमें गुणसूत्र भी स्पष्ट होते हैं तथा कोशिका विभाजन भी अप्रत्यक्ष होता है। सभी उच्च श्रेणी के पौधे और जंतुओं में ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो उच्च श्रेणी के पौधे और जंतु होते हैं उनमें ऐसी कोशिकाएं पाई जाती है। आगे कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछ देता है। तो ये 10 संबंधी एक होता है, मतलब यदि दोस्तों प्रत्येक नाइट्रोजन यदि 1 किलो लेंगे तो कार्बन कितना लेंगे, 10 किलो लेंगे। तो वही बताया जा रहा है कि मृदा में नाइट्रोजन की प्रत्येक इकाई के लिए कार्बन की 10 इकाइयां मौजूद हैं। 10 संबंधी एक दोस्तों नाइट्रोजन कार्बन का कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात है 10 संबंधी 1। आगे चलते हैं, फाइटोएलेक्सिन्स। फाइटोएलेक्सिन्स जितना भी मैं बता रहा हूँ सब क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में है। तो फाइटोएलेक्सिन्स क्या होता है, ये रोगाणु रोधी होते हैं। फाइटोएलेक्सिन्स क्या होते हैं, रोगाणु रोधी होते हैं और प्रायः एंटीऑक्सीडेटिव पदार्थ हैं। क्या है, एंटीऑक्सीडेटिव पदार्थ हैं जो पौधे की संक्रमण क्षेत्रों में तेजी से जमा होते हैं। तो फाइटोएलेक्सिन्स क्या होता है, फाइटोएलेक्सिन्स एक रोगाणु रोधी होता है जो प्रायः एंटीऑक्सीडेटिव पदार्थ होता है जो पौधे की संक्रमण क्षेत्रों में तेजी से जमा होता है। फाइटोएलेक्सिन्स या दोस्तों हम दूसरा परिभाषा बता रहे हैं आप लोगों को दूसरे तरीके से समझने के लिए। तो फाइटोएलेक्सिन्स कम आणविक भार रोगाणु रोधी यौगिक है जो पौधे द्वारा जैविक और अजैविक तनाव की प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न होता है। जो फाइटोएलेक्सिन्स से कब उत्पन्न होता है, जब पौधे द्वारा जैविक और अजैविक तनाव की प्रतिक्रिया होती है तो उस रूप में दोस्तों फाइटोएलेक्सिन्स उत्पन्न होता है। यह क्या है, यह एक रोगाणु रोधी यौगिक है।
तो यह था दोस्तों फाइटोएलेक्सिन्स। आगे चलते हैं, देखते हैं सॉयल लाइफ और बायोडाटा, सॉरी बायोटा, सॉयल लाइफ और बायोटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। तो मृदा बायोटा सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, कवक, शैवाल आदि, मिट्टी के जानवरों, प्रोटोजोआ, नेमेटोड, माइट्स, स्प्रिंग, मकड़ियों, कीड़ों और केंचुए, और मिट्टी में या पेडोस्फीयर में या अपने जीवन के सभी हिस्सों में रहने वाले पौधे से मिलकर बनता है। सॉयल लाइफ या सॉयल बायोटा क्या होता है? सॉयल बायोटा मृदा बायोटा सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, कवक, शैवाल आदि, मिट्टी के जानवर जैसे प्रोटोजोआ हो गया, नेमेटोड हो गया, माइट्स हो गया, मकड़ी हो गई, कीड़े और केचुए हो गए, और मिट्टी या पेडोस्फीयर में या अपने जीवन के सभी हिस्सों में रहने वाले पौधे से मिलकर बनता है। दोस्तों इसी को क्या कहते हैं? सॉयल या सॉयल लाइफ या सॉयल बायोटा। आगे है दोस्तों स्वपोषी व परपोषी। स्वपोषी क्या होता है? स्वपोषी में पोषण का यह तरीका है कि वे उत्पादक, मतलब दोस्तों स्वपोषी जो होता है वो उत्पादक होता है और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार कर लेता है। स्वपोषी में पोषण का तरीका यह है कि वह उत्पादक होता है, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेता है। स्वयं का मतलब दोस्तों खुद से अपना भोजन तैयार कर लेता है, किसकी उपस्थिति में? प्रकाश संश्लेषण की, और प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा। अब दोस्तों परपोषी की बात आए तो मतलब पर मतलब दोस्तों दूसरे के ऊपर जो पोषित हो, दूसरे के ऊपर आश्रित हो। तो परपोषी या हेटेरोट्रॉफ में पोषण का तरीका यह है कि वे उपभोक्ता हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो जो स्वयं पोषी होता है वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाता है, और जो परपोषी होता है, हम लोग बचपन से इसको पढ़ते आए हैं, और जो परपोषी होता है इसका पोषक तरीका होता है कि यह उपभोक्ता है, इसलिए अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है। आगे चलते हैं, देखेंगे एजोला क्या होता है। तो एजोला पानी में पनपने वाला एक छोटा बारीक पौधा है। एजोला क्या है? पानी में पनपने वाला एक छोटा बारीक पौधा है जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फर्न। जिसका वैज्ञानिक नाम है फर्न। एजोला धान के खेतों में या उथले पानी में उगाई जाती है। यह तेजी से बढ़ती है। एजोला एक दोस्तों एक क्या है? उर्वरक है। एजोला एक उर्वरक है। एजोला पानी में पनपने वाला एक छोटा बारीक पौधा है जिसका वानस्पतिक नाम फर्न है। एजोला धान के खेत में उथले पानी में उगाई जाती है। यह तेजी से बढ़ती है और यह एक जैव उर्वरक है। आगे चलते हैं, एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर क्या है? एजोटोबैक्टर एक जीवाणु है दोस्तों, एक बैक्टीरिया है जो प्रकृति के नाइट्रोजन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। तो एजोटोबैक्टर एक जीवाणु है जो प्रकृति के नाइट्रोजन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये पौधे की जड़ों के पास रहता है परंतु ग्रंथि नहीं बनाता। दोस्तों मेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह पौधे की जड़ के पास रहता है लेकिन फिर भी ग्रंथि नहीं बनाता है। एजोटोबैक्टर ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सक्षम होता है या करने वाला उर्वरक है। तो एजोटोबैक्टर क्या है? एजोटोबैक्टर ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जैव उर्वरक है। आगे नाइट्रीकरण, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? तो नाइट्रीकरण एक जैव रासायनिक क्रिया है। इसमें अमोनिया के ऑक्सीकरण से नाइट्राइट एवं नाइट्रेट बनते हैं। क्या होता है? इसमें अमोनिया का जब ऑक्सीकरण होता है तो नाइट्राइट एवं नाइट्रेट बनते हैं। यह नाइट्रोजन चक्र की एक महत्वपूर्ण अवस्था होती है। तो दोस्तों यह कुल थे 20 क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोग बताए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को जितना ही बताया समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।